जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के हाई डेंसिटी यूनिट में कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ अटेंडेंट को जाने की इजाज़त है। अटेंडेंट केवल एक कपड़े का मास्क पहनकर कोविड वार्ड के अंदर खड़ा हो सकता है। वहीं जब किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट की मृत्यु हो जाती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ये कहता है कि आपको उसके पार्थिव शरीर से 50 फुट की दूरी जो है वो मेंटेन करनी है। ये क्या मामला है? पहले भी जम्मू में देखने को मिला कि जिस समय कोविड नया आया था, कोविड पेंडेमिक शुरू हुआ था, कोविड के कारण मौतें हो रही थी, उस समय भी अंतिम संस्कार को लेकर बवाल बनते रहे। लेकिन अब ये कौन सी नई गाइडलाइंस है जिसके चलते परिवारों को जो है अंतिम संस्कार भी ठीक तरीके से नहीं करने दिया जा रहा? ये मैं नहीं कह रही, ऐसा बात कर रहे हैं आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, मुझे बताएं कि कल का ये जो मामला हुआ है, ये क्या मामला है? क्यों जो परिवार है, परिवार को ठीक तरीके से अंतिम संस्कार भी करने नहीं दिया जा रहा? पल्लवी जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि लास्ट ईयर भी इसी इशू पे मैंने सरकार को आड़े हाथ लिया, क्योंकि ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छी कोविड गाइडलाइंस डेड बॉडी मैनेजमेंट है। ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा ये डेड बॉडी मैनेजमेंट कैसे की जाए कोविड की, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से किया गया है। ये कोई छोटी संस्था नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इनकी तरफ से भी गाइडलाइंस आई हैं। और इसके बाद ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी ये गाइडलाइंस आई हैं भाई डेड बॉडी मैनेजमेंट कैसे की जाए। तो इसमें क्लियर कट लिखा है कि डेड बॉडी से कोई भी कोरोना का वायरस फैलने का, ट्रांसमिशन होने का डर नहीं रहता। हाँ, उन्होंने ये कहा कि डेड बॉडी को अनजिप करके उसको किस नहीं करना, उसको हग नहीं करना और उसको आप नहला नहीं सकते। ये क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है। लास्ट ईयर भी यही बातें यहां हुई, तो इनके मैंने कहा जी डिग्निफाइड तरीके से क्रीमेशन करने दिया करो लोगों को। आज अगर किसी के घर का कोई भाई बहन माँ या बेटा किसी का जाता है, उसका खोता उसको, तो वो उसके बड़े इमोशंस उसके साथ जुड़े होते हैं। तो खास करके जब वो क्रीमेशन के लिए आते हैं तो उनका यही एक अंतिम ये उनकी ख्वाहिश होती है कि अपने सगे संबंधी के अंतिम दर्शन कर सके। आपने देखा होगा कई बार विदेशों में कई रिलेटिव्स, बच्चे बहन भाई विदेशों में होता है तो डेड बॉडी को मार्चरी में 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन तक रख दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो आके उसके अंतिम दर्शन कर सके। तो ये हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी परंपरा है, लोगों की बहुत बड़ी अटैचमेंट होती है, इस वजह से बॉडीज को मार्चरी में रख दिया जाता है ताकि अंतिम दर्शन। तो आज इस कोरोना महामारी में ऐसा क्या हो गया? मैं हैरान हूं। तो ये जो गाइडलाइंस निकलती हैं, ये गाइडलाइंस, बाकी अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से ये कहना शुरू किया था और बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स ने भी रिसर्चर्स ने भी ये कहा कि इंसान की ट्रांसमिशन जो होती है ये थ्रू ड्रॉपलेट्स होती है। और ड्रॉपलेट्स तब निकलते हैं जब हम जोर से कोई स्नीज करते हैं, कफिंग करते हैं या हम जोर से आवाज बोलते हैं, तो उस वक्त हमारे मुंह से निकलती हैं। तभी कहा गया 2 गज की दूरी है जरूरी। तो आदमी 2 गज की दूरी तक, उसके बाद उसकी सेफ्टी ठीक रहती है ताकि वो ड्रॉपलेट्स दूर नहीं जाते। तो मैं कहता हूं 2 गज की दूरी अगर जिंदा इंसान से रखनी है जहां से ट्रांसमिशन होने का बहुत ज्यादा खतरा है, जैसे अभी आपने कहा आज हॉस्पिटल्स में अटेंडेंट को भी अलाउ किया गया है, वो मास्क सिंपल डाल के बिना पीपीई किट हॉस्पिटल में जाते हैं, अटेंडेंट्स अपने रिलेटिव्स को अटेंड करते हैं, अपने पेशेंट्स को अटेंड करते हैं। जम्मू में नहीं, मैं पंजाब में भी बात करूं, डीएमसी में चल जाऊं, फोर्टिस में चल जाऊं, स्कॉट में और भी जगह जहां जो हमारे कोई रिलेटिव्स है, नॉन आदमी वहां पर एडमिट है, वो कहते हैं जी हम खुद जाके अंदर अटेंड जाते हैं। तो वहां जाके उनको अपने पेशेंट्स को थोड़ी केयर के लिए हम खुद जाते हैं, तो उनको जाने दिया जा रहा है। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती। तभी मैं समझ रही हूँ कि हुआ क्या है। क्या जो परिवार हैं उनको आखिरी बार चेहरा नहीं देखने दिया गया? जो व्यक्ति है जिसकी कोविड पेशेंट की जिसकी मौत हो गई, लास्ट ईयर भी ये चीज़ रियलाइज की थी, क्योंकि मैं जैसे आपको बताऊं कि मैं जम्मू में जो एक बड़ा शास्त्री नगर में क्रीमेशन ग्राउंड है, मैं उसका चेयरमैन हूँ पिछले 6-7 साल से। तो अब जब कोरोना की बारी आई तो हम लोगों का ये दुख देख के हमसे कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होता। पिछली बार भी ये बातें हुई, तो फिर हमने एक बार ये की थी, इस गवर्नमेंट को लिखा था कि आप क्यों नहीं एक, अगर बॉडी अनजिप नहीं करने देते, एक ट्रांसपेरेंट बॉडी का फेस कम से कम 2x2 का रखिए, जिसमें से घर वाले उसकी बॉडी चेहरा देख सकें, उसके अनजिप करने के बिना उसका चेहरा देख सकें। तो मैंने 30 वो बॉडी पैक दिल्ली से मंगवा के जीएमसी की प्रिंसिपल को गिफ्ट दिया था। भाई ये मेरी तरफ से आपको, और यशपाल जी जो मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के एमडी हैं, उनको भी सैंपल दिया था, भाई आप भी ऐसे मंगवाएं। अभी वो चीज़ें मेडिकल कॉलेज में आई हैं, लेकिन सबको नहीं दी जाती क्योंकि गिनती उसकी कम है। इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों को, परिजनों को अपने रिलेटिव का जिसकी डेथ हुई है उसका चेहरा क्यों नहीं देखने दिया जाता। पल्लवी जी, ये मैं आपको सीधा सीधा ये कहना चाहूंगा, ये जो गाइडलाइंस इसमें सीधी सीधी कहती हैं कि आप उसकी डेड बॉडी को अनजिप करके, जो म्यूनसिपैलिटी के जो स्टाफ आते हैं जिन्होंने पीपी किट डाली होती है, वो आके अनजिप करके घर वालों को उसका चेहरा दिखा सकते हैं।
यह भी कहा गया है कि वो अपने अपने मजहब के हिसाब से, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, अपने अपने मजहब के हिसाब से कोई मंत्रोच्चारण करता है, कोई गुरबानी पढ़ता है या कोई कलमाज पढ़ते हैं, तो उसको भी अलो किया गया है, इसमें अलो किया गया है। उसके बाद लिखा गया अगर आप कहीं अपना पानी कहीं धूप में गंगा जल वगैरह छिड़कना, वो अलो किया गया है। उसमें कहा गया कि सिर्फ आप बड़े आराम से, और यह भी कहा गया वर्ल्ड हेल्थ WHO की कि हेस्टी डिस्पोजल नहीं करना। उसमें उन्होंने लिखा है कि हेस्टी डिस्पोजल नहीं करना। उन्होंने कहा द डिग्निटी ऑफ द डेड, देयर कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड देयर फैमिलीज शुड बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। उसके बाद ऑल मेयर्स शुड रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द डेड इंक्लूडिंग अवॉइडिंग हेस्टी डिस्पोजल ऑफ द बॉडी। आप इस कदर जल्दी से पुलिस आके धक्के मार, मैं यहां पर 3 दिन पहले क्रिमेशन हुई थी, मां रो रही थी मेरी बेटी का मुझे दर्शन करने दो, तो पुलिस वाले उसको धक्के मार के दूर कर रहे थे। मैंने इंटरवीन किया, मैंने कहा भाई कहां आपके पास ये कोई ऐसा ऑर्डर है। फिर कल एक वो चीजें मुझे कल क्लियर हुई, कल एक सरदार जी की डेथ हुई शास्त्रनगर में यहां, तो जब उसकी यहां से ऑर्डर बन के आया, डीएम का ऑर्डर बन के आया, डीएम के ऑर्डर बन के आया, वो कहता जी घर वाले 50 फीट दूर रहेंगे। ये मेरी समझ से कहीं बाहर है भाई। अब डीएम हमारा ऊपर हो गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ये ऊपर है। उनका ऑर्डर कहता है कि आप उसकी डेड बॉडी को खोल के जिप देख सकते हैं, उसको पर आप उसका चेहरा देख सकते हैं, अंतिम दर्शन कर सकते हैं। तो डीएम का ऑर्डर इस चीज की मनाही कैसे करता है? या और कोई किसी हमारा इंस्टीट्यूशन कोई हमारे कोई हेल्थ सेक्रेटरी या कमिश्नर कौन इस चीज के ऑर्डर निकालता है? एडमिनिस्ट्रेशन कैसे निकालती है? बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है कि जहां पर कोविड वार्ड में, जहां पर कहा रिसर्चर्स भी ये कह रहे हैं कि कोविड वार्ड के अंदर वायरस एयरबॉर्न भी हो सकता है, वहां पे आप बिना पीपीई किट पहने जो है अटेंडेंट्स को जाने दे रहे हैं, जो इन्फेक्टेड हो भी सकते हैं और इन्फेक्शन फैला भी सकते हैं। लेकिन जो परिजन है जिन्होंने अपना कोई घर का व्यक्ति खोया है, आप उसे 50 फीट दूर रहने को कह रहे हैं, ये कोई लॉजिक आपकी समझ में आ रहा है? वही मैं समझता हूँ, बड़े हाईली एजुकेटेड लोग बैठे हैं, IQ लेवल उनका बड़ा ऊंचा है, लेकिन ये बात मेरे में समझ नहीं आई, क्योंकि मैं भी सोशल एक्टिविज्म में पिछले काफी देर से, भाई 2 गज की दूरी मुझे समझ आ गई। हम भी लोगों को कहते हैं भाई 2 गज दूर, मास्क अगर दूर रह के 2 गज की दूरी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, समाज को प्रोटेक्शन देनी है, तो 2 गज की दूरी एक जिंदा इंसान से बहुत जरूरी है। लेकिन मरा हुआ इंसान, मैं डीएम साहब से भी पूछना चाहता हूं, मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं, एक मरे हुए आदमी से कोरोना की ट्रांसमिशन कैसे होती है? ये तो मैं बता दीजिए, इस ऑर्डर में ये बताइए। अगर कोई ये भी लिखा गया है रिसर्च में कि जो ऐश है जो बॉडी की, वो कोई रिस्क नहीं पोज करती। ऐश ऑफ द डेड डजंट पोज एनी थ्रेट। तो ये फिर चीजें अपने से ये चीजें लाके लोगों को जबरदस्ती, मैं समझता हूं ये ह्यूमन राइट वायलेशन है। आप घर वालों को उनके दर्शन ना करने दो, ये कहां की जस्टिफिकेशन है? या तो ये गाइडेंस कह दें, ठीक है, अगर कोई रिसर्च ऐसी आई है, ये गाइडलाइंस कहती हैं कि भाई ये बड़ा थ्रेटनिंग है, डेड बॉडी से बहुत ज्यादा खतरा है हमें, तो डेड बॉडी के दर्शन नहीं करेंगे। इस गाइडलाइंस में लिख दो ना, इस गाइडलाइन में लिख दो तो मैं भी मान लूंगा, ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गाइडलाइंस है, ये हमें माननी है। ये कहती है दर्शन करो, डीएम कहते हैं दर्शन नहीं करो और 50 फुट दूर खड़े हो जाओ। डीएम साहब लोगों को ये क्लैरिफाई कीजिए, भाई जिंदा इंसान से 2 मीटर की दूरी, मरे हुए से 50 फुट की दूरी, 15 मीटर की दूरी, ये कहां की जस्टिफिकेशन है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? मुझे भी तो बताइए। मैंने भी कुछ जमातें पढ़ी हैं, मैंने भी 4 क्लासें पढ़ी हैं, लेकिन आज तक ये चीजें मेरी समझ से बाहर हैं। तो ये चीजें क्लियर कीजिए, लोगों के साथ इसके हरासमेंट और जो उनको मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं उसको बंद कीजिए, अपने ऑर्डर में तरमीम कीजिए, इसमें अमेंडमेंट कीजिए। लोगों को कर से मैं कम कहता हूं, उसके नियर जो बिल्कुल ब्लड रिलेशन है, माँ बहन भाई बाप, इनको कम से कम डेड बॉडी के दर्शन करने दीजिए। ये हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा पार्ट रहा है। लोग चेहरा देखना चाहते हैं, आप अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, तो इसके अगर जो आप ऑर्डर निकालते हो, इसकी कंप्लाइंस करते हुए निकाला करें। इसमें से बाहर जाने को आपने किसी ने इख्तियार नहीं दिया। अब डीएम हो, इस ऑर्डर से ऊपर मैं समझता हूं कोई भी डीएम नहीं है। क्या आप मानेंगे कि क्योंकि ये अभी तक किया नहीं जा रहा कि जो परिजन है उनको जो पार्थिव शरीर है उसके आखिर बार दर्शन नहीं करने दिए जा रहे, इसी की वजह से कई र्यूमर्स भी फैल रहे हैं। इसी की वजह से कई बार परिवार वाले कहते हैं कि इसकी मृत्यु जो है वो कोविड से नहीं हुई है, ये झूठ कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज वाले, ये झूठ बना रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये भी डायरेक्टली लिंक्ड है कि अगर आप चेहरा देखने देंगे उनमें भी ये ट्रस्ट आएगा कि कम से कम कि किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की है? देखिए बहुत बार ये भी हमें परसों ये किसी ने कहा, भाई हमें क्या पता है, ये हमारा ही शख्स, हमारा ही घर का मरा है, उसकी डेड बॉडी है, किसी और की है। पंजाब में 2 बार ऐसा हो गया, दिल्ली में 1 बार ऐसा हुआ, पर डेड बॉडी किसी और की निकली। आप क्यों इस चीज में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लाते? ऐसा क्यों है? ठीक है पेंडेमिक है, इसको कटेल करने के लिए काम करें, लेकिन और बड़े बड़े मेयर हैं जो आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। सिर्फ डेड बॉडी के ऊपर ही सारी इंप्लीमेंटेशन, सारी कंप्लायंस उसी के ऊपर क्यों होती है? और वो भी कंप्लायंस नहीं, मैं समझता हूं ये WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की आप वायलेशन करते हो, सरासर वायलेशन कर रहे हो। ये 5/3/2020 का ऑर्डर है, तो इसकी आप वायलेशन कर रहे हो।
एडमिनिस्ट्रेशन में पहले भी एलजी साहब को लिख चुका हूं कि लोगों की इमोशंस को समझिए। एक चीज मैं आपको कहूं पल्लू जी, कल आपने भी देखा होगा, तो एक कल या परसों शायद हमारे सिन्हा साहब अपनी बेटी को एडमिट करवाने के लिए हॉस्पिटल में आए। अच्छा लगा कि लोगों में कम से कम थोड़ी एक भावना लगे भाई हमारा इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी ठीक होती है। लेकिन एक बार फिर यह भी पता चला कि एलजी साहब एक बार फिर आए दोबारा उसका पता करने के लिए। एलजी साहब, कितना मुश्किल होता है जब आपके घर का कोई सगा संबंधी हॉस्पिटल में होता है तो आप देखने के लिए तड़पता उसको, मैं हर थोड़ी देर के बाद जाके देखूं उसका स्टेटस क्या है, वो कैसा है, तबीयत में कोई बदलाव आया नहीं, इंप्रूवमेंट हुई नहीं, कितना होता है। और जिसके घर का अगर कोई चला जाता है उस वक्त आप अंदाजा लगाइए कि जैसे आपको अपने घर वाले कितने चाहते हैं, मुबारक है, आपको होना चाहिए। लेकिन उन लोगों के दुख दर्द को समझिए जिन लोगों को अंतिम दर्शन नहीं करने दिए जाते। अगर क्या आज कोई वीवीआईपी हो, किसी के घर का कोई हो, क्या उस वक्त ये एडमिनिस्ट्रेशन वही करेगी जो आज करती है? आम लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ करती है। ऐसा मत कीजिए, इस चीज को बंद कीजिए, जो गाइडलाइंस हैं इसकी कंप्लायंस कीजिए। लोगों को बलविंदर जी यहीं पे ये जो 15 मार्च 2020 की गाइडलाइंस है, क्या इसके बाद कोई रिवाइज्ड गाइडलाइंस निकाली गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा? क्या इसके बाद कोई नया ऑर्डर निकाला गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जिसके तहत जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर निकाला है, या गाइडलाइंस अभी भी यही है, बस इसका पालन नहीं हो रहा? देखिए, ये 3 मार्च की है और ये WHO की है, ये 4 सितंबर 20 की है। इसके बाद वेबसाइट के ऊपर इनके ऊपर कोई भी नई गाइडलाइंस इसके ऊपर नहीं आई हुई है। अगर सरकार के पास कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन उनकी तरफ से इनकी तरफ से आई हैं तो वो पब्लिक को क्लियर करें। भाई हम अपने से कुछ नहीं कर रहे, हम मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस के ऊपर ही चल रहे हैं, उसी कंप्लाइंस कर रहे हैं। ऐसा कोई ऑर्डर इन मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर नहीं है और ना ही हमने देखा है। अगर आपके पास कोई है तो उसका रेफरेंस जरूर दीजिए, भाई इस रेफरेंस के तहत हम आपको रोक रहे हैं। अदरवाइज आपको हक नहीं बनता कि लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करें। ये मैं सरासर कहूंगा ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। साथ ही में बलविंदर जी, पिछले साल जब एक व्यक्ति की मौत कोविड-19 के कारण हुई, 2 परिजन उसके जो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए गए थे सिद्रावाल साइड जो शमशान घाट है, उनकी भी मृत्यु हो गई। कहा गया मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंडर उनकी मृत्यु हुई। एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई। क्या आज तक आपको कोई रिपोर्ट मिली या पब्लिक में कोई रिपोर्ट आई है उस इंक्वायरी कमेटी की का क्या जवाब है, किस कारण से उन 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी? क्योंकि कोविड-19 के कारण जब मौतें हो रही हैं, कहा तो ये जा रहा है कि हर एक चीज़ की बहुत अकाउंटेबिलिटी है कि क्या प्रॉपर जो है अंतिम संस्कार हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या आपको लगता है कि वो जो 2 परिजनों की जान गई थी, आज तक सरकार की तरफ से कोई अकाउंटेबिलिटी उन 2 जानों की भी नहीं है, और आगे भी जैसे ऐसे इंसिडेंट अगर होते हैं तो सरकार जो है अपने हाथ खड़े कर देती है और कोई जवाबदेही जो है वो लोगों के बीच में नहीं है? पल्लवी जी, मैं समझता हूँ जो ये कमीशंस बनते हैं, इंक्वायरी कमीशंस बनते हैं, 1 मैन कोई सिट बनती है, ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए बनती है। क्योंकि जब हमने देखा कभी कोई मर्डर होता है या कोई किसी इस किस्म की कोई डेथ होती है, लोग सड़कों पे धरने देते हैं, डेड बॉडी आके धरने देते हैं, तो सरकार को ये पता होता है कि हमने जाके DC साहब वहाँ आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आएंगे, वहाँ एक इंक्वायरी इनिशिएट कर जाएंगे। इंक्वायरी भाई हमने इंक्वायरी इनिशिएट कर दिया है तो ये आदमी इसकी इंक्वायरी करेगा, 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देगा। वो सिर्फ लोगों के सेंटिमेंट्स को थोड़ा ठंडा करने के लिए वो टाइमली होते हैं। उसके बाद आज तक कभी किसी किस्म की रिपोर्ट आज तक बाहर नहीं आई। आज से 2-3 साल पहले मैंने GAD में एक आर्टिकल आई थी, भाई मैंने पूछा था पिछले 15-20 साल में जम्मू कश्मीर में कितनी इंक्वायरीज इनिशिएट की गई, कितनी प्रोब्स इनिशिएट की गई, कितनी सिट बनी और इनकी इंक्वायरी का क्या हुआ। यकीन मानिए एग्जाम्पशन क्लास का हवाला देकर कोई भी इंक्वायरी रिपोर्ट, उनमें से 80% इंक्वायरी रिपोर्ट आज तक बाहर नहीं आई। और जो कुछ के ऊपर उन्होंने सिर्फ कहा कि हमने एक्शन इंटरनली डिपार्टमेंट एक्शन ले लिया उसके खिलाफ, लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट सब नहीं हुई। पब्लिक डोमेन में ये चीजें आनी चाहिए, पब्लिक को पता लगना चाहिए भाई कौन कसूरवार है। आप अकाउंटेबिलिटी नाम की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई भी चीज नहीं है। अगर 2 शख्स मरे, जड्डू फैमिली के 2 मरे, तो पहले तो वही शख्स बना दिया गया था इंचार्ज जो उस वक्त जिम्मेवार था, जो साथ था, जिसके अंडर सुपरविजन में यह काम हुआ, तो उसको बना दिया गया था। जब लोगों में मीडिया में इस बात को उठाया तो उसको छोड़ के दूसरे किसी अफसर को बना दिया गया, डिप काम जम्मू को बना दिया गया। तो मैं समझता हूँ मीडिया का भी कहीं ना कहीं थोड़ा रोल बनता है। आप ये पूछिए जाके डिविजनल कमिश्नर जम्मू से जाके पूछिए कि वो जो एक इनिशिएट की गई थी इंक्वायरी का क्या हुआ, कौन दोषी निकला, किसका कसूर निकला, ताकि आगे से इन चीज़ों की रिकरेंस को रोका जा सके। इसी तरह पुंछ से एक लड़की को ट्रांसफर किया गया था, परमजीत कौर नाम की लड़की, जिसकी डिलीवरी थी, वो रास्ते में रजौरी में वहाँ गायनिकोलॉजिस्ट थी, लेकिन उसने उसको हाथ तक नहीं लगाया, वो रास्ते में डिलीवरी हो गई। उसकी भी इंक्वायरी इनिशिएट की गई, वो इंक्वायरी कहाँ गई? सिर्फ इंक्वायरी इनिशिएट की जाती हैं, लॉजिकल एंड तक क्यों नहीं पहुंचती? पब्लिक को क्यों नहीं पता चलता? उस परमजीत को क्यों नहीं पता चला? उसकी फैमिली को क्यों नहीं पता चला भाई ये जो हमारे साथ ये किया गया नेग्लिजेंस थी, ये ऐसे किया गया, उसके क्या रिजल्ट निकला? इंक्वायरी में कौन जिम्मेवार है? और जड्डू फैमिली को मैं समझता हूं उनके घर वालों को आज तक तसल्ली नहीं होगी भाई उनके बच्चे कैसे मरे, कौन जिम्मेवार है, उनको आज तक नहीं पता चला। मैं समझता हूं यह भी बहुत बड़ा सरकार की तरफ से गुनाह किया जाता है। अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं, अपने अफसरों को बाद में डिफेंड किया जाता है।
आखिर में बलविंदर जी, जिस तरीके से इस समय कोविड-19 के वार्ड्स के अंदर अटेंडेंट्स को जाने की इजाज़त दी जा रही है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल से जब रिपब्लिक टीवी के एक रिपोर्टर ने पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि साइकोलॉजिकल जो है हेल्प मिलती है कोविड के पेशेंट को अगर उनका अटेंडेंट, अगर उनका परिजन उनके साथ है। क्या आपको लगता है कि साइकोलॉजिकल ही एक रीज़न है, या फिर नर्सिंग स्टाफ की कमी है, या फिर अटेंडेंट को भरोसा नहीं है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के ऊपर, और उन्हें लगता है कि अगर हम अपने पेशेंट के साथ नहीं रहे तो हमारा पेशेंट जिंदा तो यहाँ से वापस नहीं आएगा, ये एक कारण है? देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, जो सवाल आपने कहा उसी में आपका जवाब भी है। लास्ट ईयर मैं भी इनको ये इश्यू पे भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि डेफिनेटली, क्योंकि जो पेशेंट्स के अंदर एक पॉजिटिविटी जब तक नहीं हो वो इस कोविड के साथ जंग नहीं लड़ सकता, वो कहीं ना कहीं हार जाता है। तो उसकी पॉजिटिविटी डेवलप करने के लिए आप हफ्ते में कहीं एक बार उस पेशेंट्स को अगर दूर से उसकी, मैंने तो कहा था शीशे ग्लास कैबिन बना लीजिए हर हॉस्पिटल में, वहाँ पेशेंट अंदर खड़ा हो, बाहर घर वाले आए, एक बार हफ्ते में देख लें। दूसरा, आप अब लीजिए एक चेक कीजिए, इस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे पड़ा हुआ ऑर्डर, भाई गवर्नमेंट ने इनको कहा है आप क्वारंटाइन सेंटर बनाने हैं तो वो कैसे बनाने हैं। उन्होंने कहा उनमें लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का साधन होना चाहिए। उसके लिए मैं भी इनको सलाह दी थी, भाई हर हॉस्पिटल के एक वार्ड में टीवी लगा दीजिए, वो कम से कम उनका अटेंशन डाइवर्ट करेगा। उसमें मोटिवेशनल चीज़ें रखिए, उसमें अच्छी चीज़ें उसमें दिखाइए, अटेंडेंट साथ हो ना हो, लेकिन वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, उनकी पॉजिटिविटी डेवलप होती है, वो कहीं उनका ध्यान डाइवर्ट होता थोड़ा सा, वो लगाइए वहाँ पर। इन्होंने वो नहीं किया। और दूसरा, इनके पास स्टाफ की बहुत सख्त शॉर्टेज है। इतनी जो रेशियो होनी चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक, जो पर पेशेंट के ऊपर जितनी रेशियो होनी चाहिए स्टाफ की, स्टाफ इनके पास नहीं है, उसकी कमी है। और अपनी कमियों को जब पीछे एक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको उजागर किया था, तो इसी प्रिंसिपल मैडम शशि मैडम ने जिसको डिनाई किया था, रिफ्यूट किया था, भाई ये फेक है, कॉन्कोडेड है। लेकिन आज भी पता चलता है कि उस कमियों की वजह से इनकी मजबूरी बनी है कि क्योंकि पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि हमें कोई पूछता नहीं, हमें कोई अटेंड नहीं करता। अगर इनके पास स्टाफ सरप्लस हो, स्टाफ पूरा हो, तो कम से कम वो जाके अटेंड करे। जब वो भी नहीं अटेंड करता तो फिर उसके अटेंडेंट कहते हैं हम इसको मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, हम अपनी जान पे खेल रहेंगे, लेकिन अपने घर वाले को, अपने पेशेंट को नहीं मरने देंगे। इसलिए उसकी मजबूरी बन जाती है कि वॉलंटरली नहीं जाता, वो मजबूरी बन जाती है उसकी कि अपना पेशेंट्स को कहता है मेरे पास सुबह से कोई नर्स नहीं आई, कोई मेरे नजदीक नहीं आता, अगर मुझे वॉशरूम जाना है मैं चल नहीं सकता, वो वॉशरूम ले जाने के लिए। क्या सही है कि आप कपड़े का मास्क पहने हुए अटेंडेंट को जो है कोविड वार्ड के अंदर जाने दे रहे हैं, ना कोई पीपीई किट उसे दे रहे हैं, ना N95 मास्क दे रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं आपका पेशेंट है आप जाएं? देखिए, मैं समझता हूँ SOPs की गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करना चाहिए। ठीक है, पेशेंट्स के अटेंडेंट को जाने दिया जाता है, ठीक है, जाने दिया जाए, उसका मॉरल कहीं ना कहीं बूस्ट रहता है, घर वालों के सामने रहता है, उसमें एक जीने की हिम्मत बनती है, वो ठीक है। लेकिन प्रॉपर गाइडलाइंस की प्रॉपर उसकी फॉलोअप होना चाहिए। अगर N95 मास्क की जरूरत है उसको N95, एक हल्का सा 2 रुपये का मास्क डाल के वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो कहीं ना कहीं उसकी जान के लिए खतरा है, और वो वापस आके और कहीं कोरोना बम बन के कहीं बाहर फटेगा मार्केट में और लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस आप कीजिए। मैं इसके हक में नहीं हूँ कि वो नहीं होना चाहिए, जाने दो, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करके, SOPs को फॉलो करके कोविड मास्क दीजिए उसको। अगर पीपी किट का भी बिल्कुल नजदीक जाना पड़ता है तो उस वक्त उसको पीपी किट भी दीजिए। यस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का फर्क बनता कि उनको ये चीज़ें प्रोवाइड मुहैया कराई जाए ताकि वो अपने पेशेंट्स के पास रहे, और लेकिन गाइडलाइंस की फॉलो भी जरूर करें, उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं जहां हम इसको कटेल करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसमिशन को रोकने की कोशिश करते हैं इस चैन को, तो अगर ये चीज़ें आगे बाहर कहीं ज़्यादा फैलाव ना करें, ज़्यादा ट्रांसमिट ना करें और लोगों में, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मास्क उनको दिए जाएं, प्रोटेक्टिव गियर और जो भी हो सकते हैं वो उनको दिए जाएं ताकि वो अपने पेशेंट्स का वहाँ डू केयर कर सकें। साथ ही में बलविंदर जी, पिछले बार जब कोविड-19 की वेव शुरू हुई थी और पीक था, कई सारी मौतें जो है कोविड-19 के कारण हुई, लेकिन इस बार जब सेकेंड वेव में ना ऑक्सीजन की शॉर्टेज बताई जा रही है, कहा जा रहा है सारा कुछ हमारे पास है, स्टाफ हमारे पास है, सारा जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो हमारे पास है, ऑक्सीजन बेड्स हमारे पास है, वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं, जो दवाइयों की ज़रूरत है वो सारी हमारे पास है, ये प्रशासन के द्वारा क्लेम किए जाते हैं। उसके बावजूद भी कल हाईएस्ट डेथ टोल जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। इन 3 दिनों के अंदर अंदर लगभग 87 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। क्या आपको लगता है कि जितना प्रिपेयर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इस बार है पिछले साल के कंपैरेटिवली, उसके अकॉर्डिंग इतनी मौतें फिर आखिर हो क्यों रही हैं? देखिए पल्लवी जी, एक रीज़न इसमें सबसे बड़ा जो पिछले साल का भी एक्सपीरियंस ये बताता है कि जो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, कोविड के पेशेंट्स बन के पॉजिटिव होकर जाते हैं, उनमें से कुछ कोमॉर्बिड भी हैं, और जो कोमॉर्बिड भी हैं हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ कोरोना का ट्रीटमेंट किया जाता है। उनकी जो कोमॉर्बिडिटी है, जो उसकी अगर रेनियल का प्रॉब्लम है, उसको अगर लीवर की कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, उस चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है।
उसके अटेंडेंट चलाते रहते हैं, पर इसके ये पैरामीटर्स भी चेक कीजिए। कहते नहीं छोड़ दो, हमें पता क्या करना है, आप सिर्फ ऑक्सीजन लेवल चेक करो, सिर्फ ऑक्सीजन लेवल चेक करो। जब तक ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, कहीं ना कहीं कोरोना वायरस उसके दूसरे तरफ इफेक्ट कर जाता है। वो पैरामीटर्स उसके नहीं चेक करते, यह मैं भी आपको कहूंगा, क्योंकि हमारे भी कुछ पेशेंट वहां पर हैं, उसके पूरे बाकी पैरामीटर्स चेक नहीं किए जाते, डॉक्टर्स उस तरफ ध्यान नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ कोरोना वार्ड में डॉक्टर सिर्फ उसको कोरोना का ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी कोई स्पेशलाइज ट्रीटमेंट नहीं है। एक दो मेडिसिन है जो जनरल साहब को दी जाती हैं, और वहां भी इस वक्त रेमडेसिविर की इतनी शॉर्टेज है, अगर 120 को रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, उसमें से 50 ही गिनती करके मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन की तरफ से 50 दी जाती हैं दिन की। तो वो लोगों को जिनके ऊपर 2-2 दिन से प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उनको रेमडेसिविर नहीं मिली, जिनको सख्त जरूरत है। तो यह मैं समझता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत बड़ा फेलियर है। सरकार को चाहिए, अगर जहां वो क्लेम करती थी कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं सेकंड वेव से टैकल करने के लिए, आज भी कहीं ना कहीं सरकार उन चीज़ों में एक्सपोज होती जा रही है। वैक्सीन आज मार्केट में नहीं अवेलेबल, वैक्सीन नहीं अवेलेबल है, और रेमडेसिविर जो इसके लिए मैं समझता हूँ एक रामबाण साबित होता है इस बीमारी के लिए। रेमडेसिविर जब किसी को ज्यादा कोई बॉडी रिस्पॉन्ड ना करे तो रेमडेसिविर उसका अल्टीमेट हल होता है, भाई रेमडेसिविर चाहिए तो ये ठीक हो जाता है। तो रेमडेसिविर आज नहीं मिल रही। हमारे जो पेशेंट वहां पर उनके प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है इसको रेमडेसिविर चाहिए, लेकिन इसको नहीं मिल रही। मैं जान पहचान होने के बावजूद नहीं मिल रही, तो जिनका कोई नहीं है तो उसको हिसाब लगाइए रेमडेसिविर कहाँ से मिलेगी, उसकी जान कहाँ से बचेगी। यही रीजन है। फुली प्रिपेयर्ड है, ऑक्सीजन इसलिए ना सरप्लस कर लिया, मान लिया 20,000 सिलेंडर आ गया, शॉर्टेज नहीं है। बेड भी इन्होंने मैनेज कर लिए होंगे, शॉर्टेज नहीं है। लेकिन अभी बेड ये पीक पे नहीं गया, पीक पे मिड मई में जाएगा, उस वक्त पता चलेगा कि इनकी बेड की क्या पोजीशन है, बेड की अवेलेबिलिटी की क्या पोजीशन है। कल भी प्रिंसिपल जीएमसी ने कहा कि आज की डेट में हमारे पास 190 बेड्स अवेलेबल रह गए हैं। तो मैं समझता हूं अभी पीक नहीं आई है, जो प्रोडिक्शन की जा रही है पीक मिड मई में है। जब तक पीक आएगी तब तक इनकी बेड की कैपेसिटी भी एक्सपोज हो जाएगी, तो ऑक्सीजन का टेस्ट भी तब हो जाएगा जब ये पीक पे जाएगा। तो आज की डेट में रेमडेसिविर इनके पास बिल्कुल नहीं है। रेमडेसिविर का मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करूंगा जल्दी से जल्दी अरेंज करिए, ताकि लोगों को यह ना लगे कि हमारे पेशेंट की डेथ होगी रेमडेसिविर के बिना। फिर मीडिया में ये बातें जाएंगी, फिर आप कहोगे जी नेगेटिविटी फैलाते हैं। नेगेटिविटी की बात नहीं है, जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो आपके पास होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साफ तौर पर सुना कि जहां तक बात है कोविड-19 की, इस बार प्रशासन पिछली वेव से कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी दिक्कतें हैं जिसके कारण लगातार कोविड-19 के कारण मौतें हो रही हैं। और जहां तक सवाल है मौतों का, जो ड्रामा, जो मजाक उन परिवारों के साथ देखने को मिला जिन्होंने अपने घर का एक परिजन खोया है, इस बार भी अगर वही हो रहा है तो बदला क्या है, तो प्रशासन ने सीखा क्या है। अभी भी कोविड-19 के कारण अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो परिजनों को इनका कहना है कि उनका आखिरी बार चेहरा भी देखने नहीं दिया जाता। अगर एक व्यक्ति को आप अपने कोविड पेशेंट के अटेंडेंट के तौर पर हाई डेंसिटी यूनिट में जाने की इजाजत दे रहे हैं, तो एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, आप उसके पार्थिव शरीर से परिजनों को कह रहे हैं कि आप 50 फीट की दूरी पर रहें, तो ये किस तरीके का इंसाफ है, ये कहाँ किस हद तक सही है। यही गुजारिश प्रशासन से कि पहले तो पता करिए कि पिछले साल जो इंसिडेंट्स हुए, चाहे वो बात सिद्रा के उन दो सिद्रा का इंसिडेंट की हो, चाहे वो रजौरी के इंसिडेंट की हो, आप पता करें कि वहां पर गलती किसकी थी। जब तक आप सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, ऐसी गलतियां दोबारा होती रहेंगी और उसका हर्जाना हमेशा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। और ये जो परिवार हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने घर का एक व्यक्ति खो दिया है, जिनमें से कई सारे लोग वो हैं जो खुद भी इन्फेक्टेड हैं, जब इन्हें आखिरी बार उस व्यक्ति की चेहरा भी देखने को नहीं मिलता, तो ये भी सोचते हैं कि प्रशासन ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया है।